हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरबीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमने बात करनी है इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। हमने कल पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल जूस की तो हम ये चीज तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1 से 1.5 लीटर पर डे इंटेस्टाइनल जूस हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, यानी 1 से 1.5 लीटर पूरे दिन का रिलीज होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स हैं वो है एंटीरोक्राइनिन प्लस डुओक्राइनिन हार्मोन। एंटीरोक्राइनिन एंड डुओक्राइनिन हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं जो इस जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? एंटीरोक्राइनिन हार्मोन्स का काम होता है कि पिनिथ सेल्स को इंड्यूस करना ताकि इंटेस्टाइनल जूस ज्यादा अमाउंट में निकल सके। इंटेस्टाइनल जूस को ज्यादा अमाउंट में निकालने के लिए पिनिथ सेल को इंड्यूस, इसको स्टिमुलेट किया जाता है किसके द्वारा? एंटीरोक्राइनिन हार्मोन के द्वारा। उसके अलावा ड्यूओक्राइनिन हार्मोन्स, ये हार्मोन है, ये वर्क करता है ब्रूनर्स ग्लैंड पर, जिसको हमने ड्यूओडेनल ग्लैंड भी बोला था। तो ये ब्रूनर ग्लैंड पर वर्क करता है। ब्रूनर ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है म्यूकस को। ठीक है, तो ब्रूनर ग्लैंड रिलीज करेगा म्यूकस और पिनिथ सेल रिलीज करेंगे इंटेस्टाइनल जूस को। और ये काम कौन करवाते हैं? एंटीरोक्राइनिन हार्मोन्स एंड डुओक्राइनिन हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स। और ये रिलीज कहाँ से होते हैं? ये होंगे ड्यूओडेनम से, ड्यूओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से ये दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो कि इंटेस्टाइनल जूस का एक पार्ट है और इनका ये काम है। ठीक है, अगर हम इंटेस्टाइनल जूस और म्यूकस दोनों को कर दे एड ऑन, तो एक वर्ड आता है हमारे पास सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस क्या है? सक्कस एंटेरिकस है इंटेस्टाइनल जूस प्लस म्यूकस, यानी इंटेस्टाइनल जूस और म्यूकस को अगर हम मिला दे तो हमारे पास क्या बनेगा? सक्कस एंटेरिकस। कई बार सीधा यही क्वेश्चन आ जाता है कि सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, तो सक्कस एंटेरिकस है इंटेस्टाइनल जूस प्लस म्यूकस। ठीक है, अगर हम सक्कस एंटेरिकस की बात करें तो एक तो ये रिलीज हो रहा है ड्यूओडेनम, इसमें हमने दो चीजें किया ना कि म्यूकस एंड इंटेस्टाइनल जूस। तो अगर हम ड्यूओडेनम की बात करें तो ड्यूओडेनम में प्रेजेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि क्या रिलीज कर रहे हैं? म्यूकस। ठीक है, अभी सक्कस एंटेरिकस के म्यूकस की बात होगी कि ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है ब्रूनर ग्लैंड, किसके? ड्यूओडेनम में प्रेजेंट ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस रिलीज हो रहा है। अब इस सक्कस एंटेरिकस में इंटेस्टाइनल जूस कहां से आ रहा है? तो ड्यूओडेनम एंड इलियम पार्ट जो है, ड्यूओडेनम एंड जो इलियम पार्ट है, यहाँ से क्या रिलीज होते हैं? यहाँ से रिलीज होगा इंटेस्टाइनल जूस। और ये इंटेस्टाइनल जूस अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि इनमें से भी कहाँ होगा, तो हमने वो जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कौन सी? क्रिप्स ऑफ लाइवर-कुहन। हमने बात की थी लैमिना प्रोप्रिया की। लैमिना प्रोप्रिया के बारे में हमने एक विलाय के बारे में पढ़ा था कि इस तरीके से ये विलाय की स्ट्रक्चर होती है और जो ये नीचे की तरफ इस तरीके से बनाएगी, इसे बोला था हमने क्रिप्स ऑफ लिवर-कुहन। यहाँ से क्या रिलीज होगा? इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर प्रेजेंट थे पिनिथ सेल, यहाँ पर थे गॉबलेट सेल्स, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स थे, तो यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हो रहा था। ठीक है, तो ये है क्रिप्स ऑफ लिवर-कुहन, जहां से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होगा और ड्यूओडेनम के ब्रूनर ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? म्यूकस। और ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगे? सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो रिलीज होंगे, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ तो हमने कल ही बात कर ली थी, जैसे कि हमने देखा था इरैप्सिन के बारे में,
इरेप्सिन को हमने एक और भी नाम दिया था, डाइपेप्टाइडेज। इरेप्सिन या फिर डाइपेप्टाइडेज। उसके अलावा यहाँ पर आएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। इसके अलावा इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज। यहाँ पर होगा डेक्स्ट्रीनेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। इसके अलावा सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। तो ये सारे एंजाइम्स हैं, ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट है। इरेप्सिन या डाइपेप्टाइडेज, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इरेप्सिन या डाइपेप्टाइडेज ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा हमने न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज को देखा था। उसके अलावा हमने यही दो यही दो एंजाइम्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज के बारे में। इंटेस्टाइनल लाइपेज का क्या काम है कि जो भी ट्राइग्लिसराइड्स या फिर जो भी डाइग्लिसराइड्स है, जो भी ट्राइग्लिसराइड्स है या जो भी डाइग्लिसराइड्स है, इनको कन्वर्ट करना किसके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर डाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करना किसका काम है, इंटेस्टाइनल लाइपेज का। अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल अमाइलेज की, तो इंटेस्टाइनल अमाइलेज का काम है कि जो भी हमारा स्टार्च है उस स्टार्च को कन्वर्ट करना माल्टोज के अंदर प्लस डेक्स्ट्रिन के अंदर, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, ये काम किसका है, ये काम है इंटेस्टाइनल अमाइलेज का। यानी इंटेस्टाइनल अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज, ये ओ है माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डेक्स्ट्रिनेज का काम और सुक्रेज, ये हम अभी देखते हैं। अभी हमने स्टार्च को कन्वर्ट किया था, अमाइलेज से किसके अंदर, डेक्स्ट्रिन के अंदर, और हमने कन्वर्ट किया था माल्टोज के अंदर। अब इस डेक्स्ट्रिन पर भी वर्क करेगा कौन, डेक्स्ट्रिनेज। इस डेक्स्ट्रिन पर वर्क करेगा डेक्स्ट्रिनेज, और ये डेक्स्ट्रिन इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर किसने वर्क किया था, यहाँ पर वर्क किया डेक्स्ट्रिनेज ने, और यहाँ पर इंटेस्टाइनल अमाइलेज ने। ठीक है, तो डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट किया ग्लूकोज के अंदर किसने, डेक्स्ट्रिनेज ने। उसके बाद हम बात करते हैं सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज के बारे में। जो हमारे पास था सुक्रोज, उसके ऊपर वर्क करेगा कौन, सुक्रेज, और ये किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ये करेगा ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। सुक्रोज इन्हीं दो चीजों की यूनिट में होती है, किसकी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड करके ही सुक्रोज बनता है। तो ये इनको इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन, करेगा सुक्रेज, जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आएगा माल्टोज, जो हमारा ऊपर माल्टोज बना है या हमारी वक्कल कैविटी में भी माल्टोज बना था, उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, इन दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को इकट्ठा करके ही तो माल्टोज बनता है। तो माल्टोज को उसके सिंपलर फॉर्म के अंदर किसने कन्वर्ट किया, माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास बचा लैक्टोज। इस लैक्टोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास लैक्टोज बनता है। तो हमने इसको भी सिंपलर फॉर्म्स के अंदर तोड़ दिया
और ये काम किसने किया? लैक्टेज ने। ठीक है, तो ये हमने इसके एंजाइम्स पढ़े थे जो स्टार्च को डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट किया इंटेस्टाइनल अमाइलेज ने, डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया डेक्स्ट्रिनेज ने, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया सुक्रेज ने, माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया माल्टेज ने, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया लैक्टेज ने। तो ये हमने पढ़े थे एंजाइम्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल जूस में। हम ये चीज तो डिस्कस कर ही चुके थे कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? मैक्सिमम डाइजेशन, हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन की डुओडेनम पार्ट के अंदर होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम पार्ट में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि रैबिट के अंदर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो इलियम पार्ट में होगा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ह्यूमंस में हमारे अंदर जेजुनम पार्ट में होगा। अभी हम चलते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन, हमें पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम 3 पार्ट्स में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। अगर हम सिक्कम की बात करें तो सिक्कम में प्रेजेंट है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। यहाँ प्रेजेंट है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। यहाँ प्रेजेंट है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में भी कि इसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। कैसा ऑर्गन माना जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन। सिक्कम में यहाँ पर क्या होगा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहाँ होगा? हमारी बॉडी में सिक्कम के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कोलोन की तो कोलोन के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। कोलोन पार्ट के अंदर ई कोलाई प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। इसका क्या काम है? ये करेगा सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन यानी निर्माण इसका विटामिन का। कौन से? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन के। इन सबका सिंथेसिस जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और ये सिंथेसिस कौन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। कहाँ पर प्रेजेंट है? कोलोन पार्ट में। ठीक है, सिक्कम पार्ट में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके अंदर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा था? फर्मेंटेशन हो रहा था। कोलोन की बात करें, यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया है। यहाँ पर ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है। ये सिंथेसिस कर रहा है कुछ विटामिन का B1, B2, B12 एंड विटामिन के। अगर हम रेक्टम की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी स्टूल की। स्टूल जिसे हिंदी में बोला जाता है मल। यहाँ पर जो है मल जाकर स्टूल जाकर इकट्ठा हो जाएगा और स्टूल के ऊपर किसकी कवरिंग होगी? म्यूकस की कवरिंग होगी, म्यूकस की। तो ये हमने बात की थी फिजियोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या काम होता है हमने देखा। सिक्कम में क्या होता है हमने देखा। कोलोन में क्या होता है हमने देखा। रेक्टम में क्या होता है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। हमारी फिजियोलॉजी में अब बात होगी एब्जॉर्प्शन, यानी जो भी फूड है अब वो डाइजेस्ट तो हो गया हमारी बॉडी में, लेकिन अब उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हमारा माउथ, माउथ में किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? माउथ में अगर किसी चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो है मेडिसिन।
मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है अल्कोहल का। अल्कोहल एंड मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के अंदर भी अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पर जो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर कुछ अमाउंट में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन स्टमक में आते आते अल्कोहल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद अल्कोहल को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा अल्कोहल एब्जॉर्ब हो चुका है। उसके अलावा सम शुगर, ग्लूकोज, इन सबका जो एब्जॉर्प्शन है वो होगा हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि अमीनो एसिड्स का होना, ग्लूकोज का होना, गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन, शुगर्स का, इन सबका जो एब्जॉर्प्शन है वो होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हमें पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये पार्ट है डेड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। अगर हम डिओडिनम की बात करें तो डिओडिनम के अंदर Fe एंड कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। Fe एंड कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन डिओडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जेजुनम के अंदर तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा और हर किसी चीज का एब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पर, जेजुनम पार्ट में, हम डिस्कस कर चुके हैं। इलियम पार्ट के अंदर क्या है कि इलियम पार्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन B12 का एंड यहाँ पर बाइल सोल्ट का। इसका एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। हम जब बाइल जूस के बारे में बात कर रहे थे तब हमने ये चीज डिस्कस की थी कि बाइल जूस के अंदर बाइल सोल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स होते हैं और 90% जो हमारे बाइल सोल्ट है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो इलियम पार्ट के अंदर होगा, इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस इलियम पार्ट के अंदर ये बाइल जूस वापस जो 90% एब्जॉर्ब हो रहे थे वो सारे यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा वाटर का। वाटर का तो सभी जगह से ही होगा, तो उसको कुछ स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ मिनरल्स का और यहाँ पर विटामिन का भी होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ मिनरल्स, वाटर, विटामिन, इन सब का एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। माउथ में मेडिसिन का हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है, स्टमक में अल्कोहल है, कुछ शुगर है, कुछ ग्लूकोज है और अल्कोहल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, शुगर है। इसके तीनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। डिओडिनम में स्पेसिफिकली Fe एंड कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जेजुनम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या तो हर किसी चीज का हो जाएगा। इलियम के अंदर विटामिन B12 एंड बाइल सोल्ट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वाटर का, मिनरल्स का, विटामिन का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स एंड क्लोराइड आयन। कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स एंड क्लोराइड आयंस, इनका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो होगा पैसिवली। पैसिवली में भी कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से। ये सिंपल डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनके लिए हमें कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ अमाउंट में ग्लूकोज और अगर हम बात करें सोडियम आयन की और हम बात करें कुछ अमीनो एसिड्स की। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, कुछ सोडियम आयंस हैं और कुछ अमाउंट में ग्लूकोज ऐसा है। इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा एक्टिवली।
एक्टिवली यानी हमें क्या चाहिए, एटीपी। हमें इनको एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमारी बॉडी में एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रक्टोज की और कुछ अमाउंट में अमीनो एसिड्स की। तो कुछ फ्रक्टोज और अमीनो एसिड्स कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इनको उठाएगा और जो हमारे ब्लड के अंदर इनको एब्जॉर्ब करवा देगा। तो जैसे हम किसी ऑटो रिक्शा की बात करें तो वो हमें हमारे घर से लेकर हमें जहाँ पर जाना है हमारी डेस्टिनी तक पहुंचा देता है। तो वो जो ऑटो रिक्शा वाला काम है उसे बोला जाता है वेक्टर। तो इस तरीके से इनको, इस फ्रक्टोज को, कुछ अमीनो एसिड्स को ऐसे वेक्टर्स की जरूरत है जो इनको यहाँ से लेकर, जो इनको हमारी एलिमेंट्री कैनाल से लेकर हमारी ब्लड तक एब्जॉर्ब करने के लिए इनको एक ऐसे इंसान की, ऐसे चीज की जरूरत है जो इनको यहाँ से वहां तक पहुंचा सके। इनको वेक्टर की जरूरत है। तो इसलिए इनका जो डिफ्यूजन कहलाता है, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है फैसिलिटेटेड। यानी इनको क्या रिक्वायर्ड है, इनको चाहिए फैसिलिटी, एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिनसे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल से हमारे ब्लड के अंदर पहुंच सके। ये ना ही तो खुद ब खुद पैसिवली जा सकते हैं बिना कोई एटीपी खर्च किए। ये क्या करेंगे, ये हमारी ये करेंसी खर्च करेंगे, ये एटीपी, ये पैसे देंगे, फिर एटीपी देके और ये हो जाएंगे एब्जॉर्ब। इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, सीधा अपने पैदल पैदल चल लिए। लेकिन ये पैसे भी नहीं देंगे और ये पैदल पैदल भी नहीं जाएंगे। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए एक ऑटो रिक्शा, जो कि ऑटो रिक्शा इनको यहाँ से निकाल कर और वहां पर ये छोड़ आए, ठीक है। तो ये हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन की थी। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ग्लूकोज के अमाउंट, कुछ अमीनो एसिड, कुछ क्लोराइड आयंस ऐसे हैं जो पैसिवली डिफ्यूज हो जाते हैं। कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, सोडियम और अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एक्टिवली होते हैं। कुछ फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जरूरत है, ठीक है। तो हमने अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमने देखा ग्लूकोज और हमने देखा मेनली फ्रक्टोज। हमने ये दो चीजें कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखी एब्जॉर्प्शन के अंदर। हमने ये देखा कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन तो एक्टिवली हो रहा है, या हम कह सकते हैं कुछ अमाउंट में पैसिवली भी हो रहा है। दोनों जगह ही हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन जो फ्रक्टोज है इसका किस तरीके से हो रहा है, फैसिलिटेटेड। इसका हो रहा है फैसिलिटेटेड तरीके से, किसका, फ्रक्टोज का, ठीक है। ये हमने देखे कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स के अंदर टू टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। एक होते हैं एल अमीनो एसिड्स, एक होते हैं डी अमीनो एसिड्स। हमारी बॉडी में दो तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होते हैं एल अमीनो एसिड्स, एक होते हैं डी अमीनो एसिड्स। अगर हम बात करें एल अमीनो एसिड्स की तो ये एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और अगर हम बात करें डी की तो ये होंगे पैसिवली, ठीक है। ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे, ये पैसिवली। हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एल अमीनो एसिड। तो जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अंदर तो हम पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो पैदल पैदल आते हैं, वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फैटी एसिड्स की या फैट्स की या फिर लिपिड्स की। तो इनका एब्जॉर्प्शन तो देख ही लिया था। सबसे पहले ये कन्वर्ट हुए थे किसके अंदर, मिसेल के अंदर। फिर ये कन्वर्ट हुए काइलोमाइक्रोन के अंदर, फिर ये काइलोमाइक्रोन जो है ये एंटर करेंगे लैक्टियल्स के अंदर। लैक्टियल्स क्या है, लैक्टियल एक लिम्फेटिक वेसल्स है जो कि स्पेशली मेड है फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए। इन फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्पेसिफिकली लिम्फेटिक वेसल्स हमारी बॉडी में है उन्हें बोला जाता है लैक्टियल्स। और ये लैक्टियल्स जाकर हमारे ब्लड में फैट को एब्जॉर्ब करवा देंगे। यानी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कब होगा, जब वो चीज हमारे ब्लड में पहुंच गई। तो ये फैट या लिपिड से हमारे ब्लड तक पहुंचाना
ये काम कौन करेगा? लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स है हमारे बॉडी की, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, हमने अमीनो एसिड्स देख लिए, हमने फैट्स एंड लिपिड्स देख ली। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ विटामिन होते हैं, ऐसे विटामिन भी होते हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, और ऐसे भी होते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इनका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा? इनका एब्जॉर्प्शन होगा विद फैट, यानी जब यहाँ से फैट एब्जॉर्ब हो रहा है इसके साथ ही फैट सोल्यूबल विटामिन भी इनके साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो यहाँ पर नहीं घुल सकते वो अलग हैं, उनको एब्जॉर्ब करवाया जाएगा पैसिवली, यानी अपने आप आ जाएंगे, हमने पैसे नहीं दिए। पैसिवली ये अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल के लिए तो हमें फैट इनके साथ ही एब्जॉर्ब ये हो जाएंगे, लेकिन वाटर सोल्यूबल इनके साथ नहीं घुल सकते, इसलिए इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा पैसिवली, ठीक है। उसके बाद हमने सबकी बात करी, लेकिन हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी, क्या? पानी। वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर पर। तो वाटर का जो भी एब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा, जिस तरीके का ऑस्मोटिक प्रेशर उस तरीके का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट की, हमने बात कर ली यहाँ पर अमीनो एसिड्स की, हमने फैट्स की बात कर ली, विटामिन की बात कर ली, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे हमारे विटामिन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।